हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्टमक की सुपरफिशियल लेयर होती है वो इरोड होने लगती है, क्योंकि एसिड और पेप्सिन का सिक्रीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और उसकी वजह से जो मसल्स होती हैं, मीन्स की जो म्यूकोजा लेयर होती है हमारे स्टमक की, उसमें अल्सर्स होने लगते हैं। आप लोग को पता होगा हमारे स्टमक की 4 लाइनिंग्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सेरोसा। तो जो म्यूकोजा होता है इसी में अल्सर बनने लगते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। पेप्टिक अल्सर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट पेप्टिक अल्सर और क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। एक्यूट मीन्स फॉर शॉर्ट टाइम। तो जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, लाइक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, या फिर एस्पिरिन, स्टेरॉइड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब ज़्यादा लेने से क्या होता है, स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो लेयर होती है उसमें इरोजन होने लगता है और अल्सरेशन होने लगता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक अल्सर। क्रोनिक अल्सर वही सेम कंडीशन इसमें भी होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है और इसमें जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सुपरफिशियल लेयर होती ही होती है अफेक्टेड, इसमें डीपर लेयर्स भी स्टमक की अफेक्टेड हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पेप्टिक अल्सर होने का एक कॉज होता है। तो पहला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो पेप्टिक अल्सर होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। और स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, जब वेगस नर्व का स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो पेप्सिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इरोजन या फिर अल्सरेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड, जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक सिक्रीशन वो बहुत कम बनता है या फिर उसका प्रोडक्शन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। और बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, जैसे कि जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम होता है, मीन्स की ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जिसमें कि जो स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग्स होती है, मीन्स की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। और कुछ ऐसे ड्रग्स जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात करा है, एस्पिरिन, NSAIDs, डिजिटैलिस और स्टेरॉइडल। और जो पेशेंट, जो लोग ऐसे बहुत अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल के शिकार हुए रहते हैं, अल्कोहलिज्म के, उनको ये चांस होता है कि पेप्टिक अल्सर होने का। फूड पॉइजनिंग अगर होगा तो एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होगा और जो स्टमक की इनर लेयर होगी वो इरोड हो सकती है और उसमें अल्सरेशन हो सकता है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस मीन्स कि जो पर्सन पॉजिटिव ओ रहते हैं, ओ ग्रुप के, ब्लड ग्रुप ओ के, उनको ये चांस होता है कि पेप्टिक अल्सर होने का। ऐसा क्यों होता है, तो जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो ग्रुप ओ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो इनकी म्यूकोजल लाइनिंग्स में आके जो पर्सन ग्रुप ओ रहते हैं जिनका ब्लड ग्रुप, वो इनकी म्यूकोजल लाइनिंग्स में जब आते हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से करने लगते हैं और उनकी जनसंख्या जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि अल्सरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी हम पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि जैसे कि हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव रेसिस्टेंस होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की वो एक तरह से रेसिस्टेंट की तरह वर्क करती है। जब यहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वो अंदर नहीं आने देती है और इसके सारे और लेयर्स को ये बचा के रखती है, राइट। लेकिन तो जब ये एग्रेसिव फोर्स लाइक NSAIDs हो गए, एस्पिरिन हो गया, ये एग्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो सेक्रेटरी एक्टिविटी भी वहाँ ज़्यादा होगी, मीन्स कि यहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा
होगा। अब ये एसिड का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा कि ये डिफेंसिव रेसिस्टेंस बहुत कम पड़ जाएगा, मीन्स कि ये लेयर अपने आप को बचा नहीं पाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अल्सर होने का चांस रहेगा और ये अल्सर डीपर लेयर तक होती चली जाएंगी। राइट, ये था पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है, ये डायग्रामेटिक फॉर्म है उसी का। ये एग्रेसिव फोर्सेस होती हैं लाइक पाइलोरी इन्फेक्शन, एनासिड्स, एस्पिरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। और जब ये एग्रेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे जो स्टमक की लेयर्स होती है, म्यूकोजल लाइनिंग होती है, वो अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाती है और इसमें अल्सरेशन एसिड की वजह से हो जाता है और बाद में इसकी जो अदर लाइनिंग्स होती हैं उसमें भी अल्सरेशन हो जाता है और ये धीरे धीरे ड्यूडोनम तक आ जाता है और ड्यूडोनल अल्सर भी हो सकता है। अगर हम इसको ग्रॉसली और हिस्टोलॉजिकली हम लोग देखें कि क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो पेप्टिक अल्सर में मेनली राउंड या फिर ओवल शेप में अल्सर पाए जाते हैं जो कि बिनाइन होते हैं और कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। बिनाइन मीन्स कि इनकी जो मार्जिन होती है वो उभरी हुई कुछ रहती है और जब ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं और एक कटोरी की तरह हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। तो मेनली ये 2 टाइप्स के अल्सर होते हैं, बिनाइन अल्सर होते हैं और मैलिग्नेंट अल्सर होते हैं। अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं तो क्रोनिक अल्सर्स जो होते हैं ये 4 तरह की इनकी लेयर्स होती हैं, नेक्रोटिक, सुपरफिशियल एक्सुडेटिव, ग्रैनुलेशन और सिक्रेटाइजेशन। सिक्रेटाइजेशन मीन्स होता है कि थिक लेयर ऑफ द ग्रैनुलेशन टिश्यू। अगर हम एक यहाँ पे अल्सर को लेते हैं तो जब नेक्रोसिस मीन्स कि जो टिश्यू डेथ हो जाती है जिनकी, तो वो नेक्रोसिस बना लेते हैं, उनको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू डेड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये एक्सुडेट बनाएगा तो सुपरफिशियल लेयर पे यहाँ पे एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और धीरे धीरे यही एक्सुडेट ग्रैनुल्स फॉर्म कर लेता है और ये ग्रैनुल्स धीरे धीरे सिक्रेटाइजेशन कर लेते हैं, मीन्स कि ये बहुत मोटी लेयर्स बना लेते हैं इसी ग्रैनुल्स टिश्यूज़ का। राइट, तो ये हिस्टोलॉजिकली हम लोग ये 4 लेयर्स पेप्टिक अल्सर्स में देख सकते हैं। अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जिन पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ रहता है उसके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होगा और डल या फिर बर्निंग सेंसेशन होगा, नॉजिया होगी, वॉमिटिंग होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है और वेट लॉस भी उनको हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अदर्स में। हम लोग अगर क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं तो उनको मेलेना हो सकता है, मीन्स कि उनको स्टूल में ब्लड आ सकता है, स्टूल प्लस ब्लड हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, बेल्चिंग हो सकता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा सिक फील करेंगे और हेमेटमेसिस हो सकता है। तो ये सारे अदर्स क्लिनिकल फीचर हम लोग देखने को मिल सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग बैरियम सैलो टेस्ट करवाते हैं, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडोनोस्कोपी करवाते हैं, मीन्स कि ईसोफेगस का, गैस्ट्रिक का और ड्यूडोनम का हम लोग स्कोपी करवाते हैं, विजुलाइज करवाते हैं कि अल्सर कहाँ कहाँ फॉर्म हुआ है। स्टूल का एनालिसिस करते हैं वेदर ब्लड इज प्रेजेंट इन द स्टूल और नॉट। और जो गैस्ट्रिक सिक्रेटरी है, मीन्स की जो भी पैप्सिन है, जो भी एंजाइम्स हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, कितना एसिडिटी ज़्यादा है, कितना एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं कि ब्रेथ में यूरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेप्टिक अल्सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।